सभी लोग ध्यान देंगे। ये क्लास 12 के फिजिक्स में आज नया लेसन शुरू हो रहा है। ये लेसन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें थोड़ा ध्यान देना है। ये जैसा कि देख रहे हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो इस लेसन में हम अध्ययन कराएंगे कि विद्युत का चुंबक के साथ या चुंबक का विद्युत के साथ क्या संबंध है। जिसमें पहली हेडिंग होगी चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसके पहले तुम लोगों को हम बता चुके हैं वैद्युत फ्लक्स का नाम सुने होंगे। तो वैद्युत फ्लक्स में हम बताए थे तुम लोगों को कि वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को कहा जाता है वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन इसमें है ये चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो परिभाषा तो बिल्कुल वही है, लेकिन जहाँ उसमें वैद्युत शब्द था वहाँ यहाँ चुंबक हो जाएगा। कहने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र में खींचे गए किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की माप को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे φ20 दिखाया जाता है, ध्यान देंगे। इसमें मान लेंगे कि ये तल है, कोई चुंबकीय क्षेत्र में काल्पनिक तल है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र जो देख रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की माप को चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। ये जो देख रहे हैं चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं हैं। याद रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की माप को चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। और इसमें ध्यान देंगे जो चुंबकीय क्षेत्र B है और ये तल का क्षेत्रफल A है, ये दोनों एक दूसरे के अभिलंबोत रखे गए हैं। तो दोनों एक दूसरे के जब अभिलंबोत होंगे तब चुंबकीय क्षेत्र φB बराबर B इंटू A होगा। दूसरी परिभाषा भी हम तुम लोगों को बताएंगे। चुंबकीय फ्लक्स को φB से दिखाया जाता है। φB बराबर होता है B इंटू A, जहाँ B चुंबकीय क्षेत्र और A क्षेत्रफल है पृष्ठ का। अब यहाँ ध्यान दो, यदि चुंबकीय क्षेत्र B, यदि चुंबकीय क्षेत्र B क्षेत्रफल A के साथ, क्षेत्रफल A के साथ थीटा कोण पर हो, कोण पर है, तब φB होगा, φB इक्वल टू होगा BA cos थीटा। जैसा कि इसमें ध्यान देंगे, ये मान लेते हैं ये पृष्ठ है, क्षेत्रफल उसका, और ये तो क्षेत्रफल वेक्टर है ये, और यहाँ से इसके साथ चुंबकीय जो क्षेत्र है थीटा एंगल पर है, ऐसे है। ध्यान देंगे यदि इस तरह से है तो ये जो वैद्युत फ्लक्स होगा, चुंबकीय फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई बराबर होगा B इंटू A cos थीटा। तो इसमें देखेंगे ये फाई जो B है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक विमा देखेंगे। चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक विमा के बाद हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण बताएंगे। उसके बाद तो हम फैराडे का नियम बताएंगे तुम लोगों को, और उसमें फैराडे के प्रथम नियम की व्याख्या, द्वितीय नियम की व्याख्या करेंगे। और उसके बाद तो हम बताएंगे तुम लोगों को प्रेरित आवेश और प्रेरित धारा का अध्ययन करेंगे। इसमें ध्यान देंगे अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम यूनिट और ये डायमेंशनल फार्मूला बता रहे हैं, ध्यान दो। मैग्नेटिक फ्लक्स का ये मात्रक एवं विमा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अभी हम φB इक्वल्स टू बताएं, φB इक्वल टू B इंटू A। तो इसके मात्रक की बात है तो ध्यान देंगे मात्रक जो होगा यूनिट, तो B जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मात्रक तुम लोगों को बताया गया होगा, ये बताया गया था न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और गुणे ये तो होगा मीटर का स्क्वायर, तो मीटर से घात कैंसिल होगा, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर
या इसका एक अन्य मात्रक वेबर भी होता है, या इसी को वेबर भी कहा जाता है, वेबर। और इसके डायमेंशनल फार्मूले को मतलब इसकी बीमी सूत्र, और बीमी सूत्र होगा इसका डायमेंशनल फार्मूला, ध्यान देंगे। ये न्यूटन चूंकि बल का मात्रक है और बल का बीमी सूत्र होता है mLT-2, और मीटर है तो L होगा, मीटर है तो L होगा, और एम्पियर का संकेत तो ये होता है, या ये होगा mL2T-2 और ये -1। इस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन फार्मूला और उसका यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला सब हम बता चुके। और ध्यान देंगे इसके बाद थोड़ा ध्यान देंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो लेसन है, लेसन का नाम ही है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब हम तुम लोगों को बताना चाहेंगे कि विद्युत का चुंबक के साथ या चुंबक का विद्युत के साथ क्या संबंध है, विशेष ध्यान देंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। प्रेरण शब्द का मतलब जानते हैं एक दूसरे के प्रभाव से, प्रेरण का मतलब एक दूसरे के प्रभाव से जो घटनाएं उत्पन्न होती हैं वही कहलाता है प्रेरण, इंडक्शन कहलाता है। अब इसमें हम दो चीज लेंगे, जान रहे हैं कि एक तो विद्युत है, विद्युत का मतलब कोई चालक तार होगा, कोई कुंडली होगी, और चुंबक का मतलब एक हम छड़ चुंबक, दंड चुंबक ले लेंगे, बार मैग्नेट ले लेंगे। तो देखो यहाँ हम एक कुंडली लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ एक कुंडली है, और कुंडली में क्या करेंगे, बैटरी से धारा भेजेंगे, कुंडली में बैटरी से धारा भेजेंगे है कुंडली, और यहाँ एक चुंबक लेते हैं, चुंबक में जानते हैं यह है चुंबक। तो ये बैटरी है, प्लस माइनस कुंडली है, इसका ये नॉर्थ और ये साउथ पोल है। तो वैज्ञानिक ओर्स्टेड ने अपने प्रयोग में एक कुंडली लिया था और एक चुंबक, एक कुंडली और एक क्या लिया था, ये चुंबक लिया था, एक कुंडली और एक चुंबक लेकर 4 वर्षों तक प्रयोग करता रहा, लेकिन उसको कोई निष्कर्ष नहीं मिला। एक दिन उसको अचानक गुस्सा आ गया, गुस्से में ये कुंडली से जुड़ी धारामापी भी था, कुंडली से जुड़ी धारामापी, यहाँ बैटरी से धारा नहीं, वो लिया था, ये धारामापी था, मीटर था, बैटरी से धारा नहीं प्रवाहित किया था, वो कुंडली से जुड़ी धारामापी। जब कुंडली और चुंबक को फेंका तो उन्होंने देखा कि कुंडली से जुड़ी धारामापी में विक्षेप आ गया। कुंडली से जुड़ी धारामापी में क्या हो गया, कुंडली से जुड़े धारामापी में अचानक विक्षेप आ गया। कब आया, जब चुंबक और कुंडली को वैज्ञानिक ओर्स्टेड ने फेंका मतलब दोनों एक दूसरे के सापेक्ष गति अवस्था में आ गए। तो गति अवस्था में जब आए तो कुंडली से जुड़े धारामापी में विक्षेप आ गया, जिसके आधार पर वैज्ञानिक ओर्स्टेड ने बताया कि चुंबक या कुंडली के बीच जब सापेक्ष गति होती है तो एक प्रकार का विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। विद्युत वाहक बल जब प्रेरित होगा तो धारा भी प्रेरित होकर क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है। यही घटना होती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। कहने का मतलब कुंडली और चुंबक के बीच जब सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में एक प्रकार का विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। विद्युत वाहक बल प्रेरित होने की इस घटना को क्या कहेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल। जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, लेकिन ये घटना जो होगी विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगी। तो कोई पूछेगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, बता देना। जब कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है। सापेक्ष गति का मतलब ये नहीं कि चुंबक ही गतिमान हो या कुंडली ही गतिमान हो, या तो चुंबक को गतिमान करा दिया जाए, नहीं तो कुंडली को करा दिया जाए, नहीं तो दोनों को करा दिया जाए। एक बार वैज्ञानिक ओर्स्टेड ने चुंबक का नॉर्थ पोल इधर लाया, फिर उससे दूर ले गया, फिर साउथ पोल इधर लाया, फिर दूर ले गया। इस तरह से अपना प्रयोग किया हुआ, और प्रयोगों के आधार पर उन्होंने बताया कि जब कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में एक प्रकार का विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। विद्युत वाहक बल प्रेरित होने की इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। लिख लेंगे, याद रखेंगे।
अब इसमें देखो, ये तो जान गए कि चुंबक और कुंडली के बीच जब सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में एक प्रकार का विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। विद्युत वाहक बल प्रेरित होने की इस घटना को कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। वैसे तो इस लेसन में हम बताएंगे, तुम लोगों को आगे बहुत बताएंगे हम क्या है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, कैसे धारा प्रेरित हो जाती है, सब दिखाना है आगे। अब इसमें देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का दो नियम, एक तो पहला नियम है और एक क्या है दूसरा नियम है। कुंडली में जानते हैं फेरों की संख्या होगी, प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स भी होगा, I बराबर B इंटू ए। देखो तो फैराडे का प्रथम नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम। तुम लोगों को फैराडे का नियम केमिस्ट्री में भी बताया गया होगा, लेकिन वहाँ वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का प्रथम नियम बताया गया होगा और द्वितीय नियम बताया गया होगा। लेकिन यहाँ देखो प्रथम नियम क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे लॉ, फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम ध्यान देंगे। न्यूमैन का नियम भी इसे कहा जाता है, इसे न्यूमैन, इसे न्यूमैन का नियम भी कहा जाता है, न्यूमैन का नियम भी कहा जाता है, न्यूमैन का नियम भी कहते हैं, ध्यान दो। फैराडे का प्रथम नियम क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का प्रथम नियम ध्यान देंगे। किसी कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, अर्थात E बराबर होता है माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। कहने का मतलब ध्यान दो, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, अर्थात इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। यदि मान लो कुंडली में फेरों की संख्या n माना जाए, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो n हो तो n इक्वल, तब E इक्वल टू होगा माइनस n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी हुआ, या E इक्वल टू हुआ माइनस डेल्टा n फाई अपान डेल्टा टी, जहाँ n फाई चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या है, जहाँ n फाई चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या है, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या है। ध्यान देना एक बार और, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, अर्थात इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। तुम लोग कह सकते हो कि ये कैसे होता है, तो कैसे होता है इसी लेसन में हम आगे इसको प्रूफ भी करेंगे, सिद्ध भी करेंगे। और सिद्ध जब करेंगे तो वो विस्तृत लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, विस्तृत उत्तरी प्रश्न होगा, एग्जाम में आता भी है। फैराडे के प्रथम नियम की व्युत्पत्ति करने के लिए दे देता है, अब 5 नंबर में आएगा, ये जान लो। इसके साथ एक छोटा सा और क्वेश्चन जोड़ देता है, कहीं से भी एक छोटा सा क्वेश्चन जोड़ देगा और इसको कह देगा प्रूफ करने के लिए। तो प्रूफ करना तो हम आगे इसी लेसन में सिद्ध करेंगे, लेकिन याद रखना ये होता है, कैसे होता है इसी लेसन में आगे। अब थोड़ा ध्यान देना है, इसके द्वितीय नियम को ध्यान देना, फैराडे का द्वितीय नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का द्वितीय नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का प्रथम नियम तो हो गया। अब देखेंगे द्वितीय नियम, इसे लेंज का नियम कहते हैं। द्वितीय नियम का नाम है लेंज का नियम, ध्यान देंगे। इसको ध्यान देंगे, लेंज का नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का द्वितीय नियम, अर्थात लेंज का नियम क्या होता है, 1-2 लाइन में समझ लेंगे।
देखो प्रेरित धारा अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करते हैं जिसके कारण वे स्वयं उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण वे स्वयं उत्पन्न होते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करते हैं जिसके कारण वे स्वयं उत्पन्न होते हैं। ऐसा एक एग्जाम्पल भी हम देखते हैं, जैसे डायनोमो देखे होंगे, डायनोमो देखे हैं, डायनोमो देखे होंगे, उसको बहुत तेजी से जब हम रोटेट कराएंगे तो रोटेट तो तेजी से होगा, तो तेजी से होगा तो विद्युत वाहक बल भी ज़्यादा प्रेरित होगा और धारा भी क्या होगी, प्रेरित होकर ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है। तो लेंज का नियम, फैराडे के प्रथम नियम, तो ध्यान देना ये लेंज का जो नियम होता है, याद रखना विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का द्वितीय नियम अथवा लेंज का नियम क्या होगा यह, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करते हैं जिसके कारण वे स्वयं उत्पन्न होते हैं। ये ऊर्जा संरक्षण पर होता है, ऊर्जा संरक्षित होती है इसमें, क्योंकि ऊर्जा का केवल रूपांतरण हो जाता है। जैसे मान लो हम रोटेट करा रहे हैं डायनोमो को, तो हमें यांत्रिक ऊर्जा व्यय करेंगे तो विद्युत ऊर्जा में क्या होती है, वही उत्पन्न हो जाती है। डायनोमो का काम जो धारा जनित्र होता है, धारा जनित्र देखे होंगे, तो धारा जनित्र का भी यही काम है, वो मैकेनिकल जो एनर्जी होती है उसको सीधे इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देता है, तो इसलिए क्या हो जाता है, संरक्षण ही ऊर्जा संरक्षण होता है। अब देखो इसके बाद प्रेरित धारा की भी बात हम कर रहे हैं, तो प्रेरित धारा की परिभाषा क्या है, प्रेरित धारा जब बता लेंगे तो उसके बाद हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी बताएंगे, जबकि फ्लेमिंग के हम दाएं हाथ का नियम बता चुके हैं, याद होगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम अभी देखेंगे। प्रेरित धारा, ये हेडिंग है प्रेरित धारा। देखो ये प्रेरित धारा जो होगी, तो धारा तो जानते हैं कि विद्युत वाहक बल और प्रतिरोध का अनुपात ही धारा होता है, वोल्टेज और आर। प्रेरित धारा को आई से दिखाएंगे, आई बराबर होगा ई अपान आर, या धारा आई इक्वल टू ई के जगह पर माइनस एन डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी और इंटू ए आर, या प्रेरित धारा आई इक्वल टू होगा माइनस डेल्टा एन फाई और अपान डेल्टा टी इंटू आर होगा, या प्रेरित धारा इक्वल टू, ध्यान देंगे, प्रेरित धारा इक्वल टू चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या में परिवर्तन और बटा समय अंतराल और गुणे कुंडली का प्रतिरोध। तो प्रेरित धारा की परिभाषा याद रखेंगे, प्रेरित धारा होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं कुंडली के प्रतिरोध का अनुपात ही होता है प्रेरित धारा, और वो बराबर होता है चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या में परिवर्तन अपान समय अंतराल गुणे ये कुंडली का प्रतिरोध। इसके बाद देखो अगली हेडिंग जो अभी हम नाम लिए हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का नियम तो हम बताए थे, जैसे नहीं बताया गया था, यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को नहीं, दाएं हाथ के अंगूठे के पास वाली अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि परस्पर लंबवत रहे। यदि मध्यमा चुंबकीय क्षेत्र, यदि मध्यमा प्रेरित धारा तो अब बताएंगे, यदि मध्यमा धारा आई की दिशा में, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल एफ की दिशा को प्रदर्शित करेगा, मतलब एफ बी आई बताए थे। लेकिन यहाँ वही चीज़ है, यदि हम अपने यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे के पास वाली अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि परस्पर लंबवत रहें। यदि मध्यमा प्रेरित धारा आई की दिशा में और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में,
तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल F की दिशा को प्रदर्शित करेगा। सिर्फ थोड़ा सा अंतर है धारा में, मतलब ये प्रेरित धारा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र और ये बल। तो इसके बाद अब अगली हेडिंग देखना। अगली हेडिंग क्या है? अगली हेडिंग बताने के पहले हम कुछ एग्जाम्पल तुम लोगों को बताना चाह रहे हैं, सुन लो एग्जाम्पल ध्यान से। जैसे देखो, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को हम बताए थे पिछले लेसन में तुम लोगों को कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है। जैसे चुंबक के पास नॉर्थ और साउथ पोल पाए जाते हैं, उसी तरह से पृथ्वी के पास भी नॉर्थ और साउथ पोल पाए जाते हैं। और जो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय जो बल रेखाएं होती हैं, वो नॉर्थ पोल से निकलकर निष्कोण वक्र बनाते हुए साउथ पोल में प्रवेश करते हुए पुनः नॉर्थ पोल पर आ जाती है, बताया गया था। देखे होंगे, स्टेडियम में गए होंगे, क्रिकेट का जो खेल होता है स्टेडियम में, वहाँ देखे होंगे। जो रनवे होता है, पिच जो होता है जिस पर वो बैट्समैन दौड़ते हैं, रन लेते हैं, उसका डायरेक्शन जो होता है हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रहता है। प्रश्न खड़ा हो सकता है क्यों नहीं पूर्व पश्चिम दिशा में बना दिया जाए? वो क्यों उत्तर दक्षिण दिशा में ही वो रनवे होता है, क्यों होता है? हेडिंग में हम दिखाएंगे, अभी हम सिद्ध भी करेंगे। देखो, इसलिए होता है कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही होता है, बल रेखाएं उसी दिशा में होती हैं। तो यदि खिलाड़ी जानते हैं, खिलाड़ी का पैर होगा वो पृथ्वी तल पर होगा और सिर होगा ऊपर, खिलाड़ी की कुछ लंबाई भी होगी, ऊंचाई होगी। खिलाड़ी यदि फ्लक्स रेखाओं को, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की फ्लक्स रेखाओं को काटते हुए दौड़ेगा, तो खिलाड़ी के सिर और पैर के तलवे के बीच वोल्टेज उत्पन्न होगा, प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा और खिलाड़ी को दौड़ने में बाधा आएगी, चक्कर भी आ सकता है। अब वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा तो चक्कर तो आ ही जाएगा। इसलिए जो रनवे होता है उत्तर दक्षिण दिशा में बनाया जाता है। खिलाड़ी यदि तेजी से दौड़ता है तो फ्लक्स रेखाएं न कटें, और जब फ्लक्स रेखाओं नहीं कटेंगी तो विद्युत वाहक बल भी प्रेरित नहीं होगा, आसानी से दौड़ने में उसको आसानी मिलेगी, सुविधा मिलेगी। इसीलिए होता है। वायुयान है, मान लो ऊपर उड़ रहा है, यदि मान लो पूर्व पश्चिम दिशा में उसके पंख हैं, तो पूर्व पश्चिम दिशा में पंख हैं, फ्लक्स रेखाएं कटेंगी। यदि उत्तर दक्षिण दिशा में पंख हैं तो फ्लक्स रेखाएं नहीं कटेंगे। ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दिया होगा। तो देखो, इसमें हम लेंगे चालक, कंडक्टर लेंगे, एल लंबाई का एक चालक लेंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ को बाईं ओर से दाईं ओर, चाहे दाईं ओर से बाईं ओर क्या करेंगे, गतिमान करा देंगे। और गतिमान कराएंगे तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर प्रेरित हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। वो प्रेरित विभवांतर होगा, फार्मूला हमें सूत्र का निगमन करना है। तो ध्यान देंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसको हम गतिमान कराएंगे, तो एक चालक। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक के सिरों के बीच विभवांतर, सिरों के बीच विभवांतर। अब देखो, इसमें समझना थोड़ा ध्यान से। हेडिंग वैसे इंपॉर्टेंट है भी हेडिंग है, कोई जटिल हेडिंग नहीं है। इसमें देखो, हम क्रॉस के चिन्ह से एक समान चुंबकीय क्षेत्र को, मैग्नेटिक फील्ड को
हम मान लेते हैं क्रॉस का ये जो चिन्ह देख रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड बे, और उसका जो डायरेक्शन होगा, दिशा होगी, उसको हम कागज के तल में लंबवत क्या करेंगे, नीचे मान ले रहे हैं। माना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र जिसकी दिशा कागज के तल में लंबवत नीचे की ओर है, क्रॉस के चिन्हों से प्रदर्शित है। इसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यल लंबाई का एक चालक छड़ लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें एक चालक ले लिए यल लंबाई का। तो चालक के एक सिरे को का नाम देंगे जे से, और चालक का जो दूसरा सिरा होगा उसका नाम के देंगे। और ये जो चालक छड़ है एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में, जिसकी दिशा कागज के तल में लंबवत नीचे की ओर बताया जा रहा है, इसको हम गतिमान कराएंगे। गतिमान चालक है ये, तो गतिमान कराएंगे तो या तो क्षेत्र की दिशा के लंबवत, या तो हम दाईं ओर या बाईं ओर गतिमान करा दें, तो कोई प्रतिबंध नहीं है। इस चालक छड़ को बाईं से दाईं और वी वेग से हम गतिमान करा दे रहे हैं। माना गया है कि चालक छड़ की लंबाई यल है, मीटर है, यल मीटर। चालक कितना लंबा है, तो यल मीटर लंबा है। चालक में जानते हैं इलेक्ट्रॉन भी चल फिर सकते हैं, तो जब चालक को हम चलाएंगे, इलेक्ट्रॉन जानते हैं चालक में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है, और जिस एटम से फ्री इलेक्ट्रॉन अलग होता है उस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो मान लेते हैं कि एक एटम है जिससे इलेक्ट्रॉन अलग हुआ है, तो जानते हैं इलेक्ट्रॉन सब एटम से अलग होगा तो उस एटम पर पॉजिटिव चार्ज, और जहाँ पहुँचेगा वो इलेक्ट्रॉन वहाँ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले जो पार्टिकल हैं, एक तरह से कण हैं, तो तुम लोगों को हम बताए थे कि जब कोई गतिमान आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत v वेग से, तो चालक छड़ जिस वेग से चलेगी उसी वेग से ये आवेशित कण भी चलेंगे, क्योंकि चालक अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं, जिन्हें दार्शनिकों ने एटम कहा था, परमाणु कहा था। और परमाणु के अंदर का अधिकांश भाग खोखला होता है, उस खोखले भाग की एक अति सूक्ष्म स्थान में परमाणु का समस्त धनावेश एवं द्रव्यमान संकेंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। और नाभिक के पास वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो प्रबल रूप से बंधे होते हैं, और दूर वाले इलेक्ट्रॉन बंधे नहीं होते हैं, बहुत ढीले रहते हैं, आसानी से हटाए जा सकते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, चालक में गतिमान होंगे। अब बता सकते हो कि यह आवेश तो इस पर क्यू कूलाम का चार्ज है, इस पर भी क्यू कूलाम का चार्ज है, जितना इस पर उतना इस पर। आवेश है गतिमान, वी वेग से चल रहा है, क्षेत्र की दिशा के लंबवत, माना गया है कि बाईं ओर से दाईं ओर गतिमान है, सब ये माना गया है। अब ये जो धनावेश है, तो धनावेश चूंकि गतिमान है, ऋण आवेश भी गतिमान है, तो दो बल लगेंगे। आवेशित कण जब मैग्नेटिक फील्ड में वी वेग से गतिमान होता है तो लॉरेंज बल लगता है, मैग्नेटिक फोर्स एफएम लगता है। और चूंकि ये धन आवेश है या ऋण आवेश है, तो इसके बीच कौन सा बल लगेगा, तो वैद्युत बल भी लगेगा, क्योंकि चालक के सिरों के बीच तो विभवांतर वोल्टेज उत्पन्न होगा, चालक की लंबाई भी है, वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पर एफएम मतलब मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। अब बताओ इस पर दिशा किधर होगी, एफएम की। ये गतिमान आवेश है, बताए थे हम दिशा, गतिमान आवेश पर लगने वाले बल की दिशा बताया गया था। कौन सा यह नियम लगाएंगे, गतिमान आवेश पर लगने वाला बल। धारा की दिशा जानते हैं, धन आवेश के चलने की दिशा में ही वैद्युत धारा होगी, और ऋण आवेश के विपरीत वैद्युत धारा होगी। कंडक्टर इलेक्ट्रिक कंडक्शन वाले में बताए थे कि धारा की दिशा मतलब धन आवेश की दिशा में वैद्युत धारा, ऋण आवेश के विपरीत वैद्युत धारा होती है। तो धारा मतलब ये धारावाही चालक, अरे आवेश गतिमान है तो धारा के तुल्य होगा ही। तो IBL तुम लोगों को हम बताए थे, अरे यही हम बताए थे इस तरह से, ये F B और I। तो ये I मतलब क्या है, गतिमान आवेश,
तो धनावेश जिस दिशा में चलेगा उसी दिशा में वैद्युत धारा भी होगी। और ये तो B है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये क्या है, तो मैग्नेटिक फोर्स FM है। तो बताओ अभी इसको किधर करें, तो कागज के तल में लंबवत नीचे की ओर करें, या इसको, ये धारा है तो बाईं ओर से दाईं ओर कर दें, अंगूठा जिधर जाएगा वही FM की दिशा होगी। ऐसे कर दे रहे हैं, लेकिन ऐसे करेंगे तो ये देख रहे हैं ये है, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, कागज के तल में लंबवत नीचे की ओर। इसको जब इधर करेंगे इस दिशा में तो FM क्या होगा, नीचे होगा। FM क्या हो जाएगा यहाँ, ऐसे करेंगे ना इस तरह से, ऐसे करेंगे तो FM नीचे हो रहा है। यहाँ मैग्नेटिक फोर्स हुआ FM नीचे, और इलेक्ट्रिक फोर्स ठीक इसके विपरीत होगा FE। अब इस पर थोड़ा आ जाओ तो यहाँ तो धारा की दिशा ये है, तो इस तरह से करेंगे तो धारा की दिशा जब एक, तो FM ऊपर की ओर हो जाएगा, FM ऊपर की ओर हुआ यहाँ, और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, नीचे की ओर होगा। अब बताओ FM जो एक तरह से है मैग्नेटिक फोर्स है, तो गतिमान आवेश पर तो मान ले रहे हैं Q V देख ही रहे हैं, तो FM चुंबकीय बल, गतिमान आवेश, गतिमान आवेश पर बल, गतिमान आवेश पर बल तुम लोगों को बताया गया था कि FM बराबर होगा Q V बताए थे समीकरण नंबर 1, ये सिद्ध भी हुआ था। अब देखो इस पर, यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर, यदि चालक की लंबाई, यदि चालक की लंबाई L मान लो, यदि चालक की लंबाई L तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर, चालक के सिरों के बीच विभवांतर, चालक के सिरों के बीच विभवांतर, चालक के सिरों के बीच विभवांतर V हो, तो वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र E बराबर बताया गया था कि V/L होता है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर ये होगा 2। और इस वैद्युत क्षेत्र के कारण, अभी 2 मत मानो, अभी इसको रहने दो, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण, इस वैद्युत क्षेत्र, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल इलेक्ट्रिक फोर्स होगा F बराबर होगा एक Q इंटू E होता है। तो E का मान वहाँ से रख दिया जाए, तो F जो होगा इलेक्ट्रिक फोर्स Q इंटू V/L हुआ। ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। देखो चालक की संतुलन अवस्था में ध्यान देंगे, चालक की संतुलन, चालक की संतुलन अवस्था में, चालक की संतुलन, चालक की संतुलन अवस्था में FM बराबर होगा FE, FM का मान जो देख रहे हैं QVB, और FE जो देख रहे हैं ये QV/L है, तो Q से Q तो कट जाएगा, या V इक्वल टू हुआ VBL। गतिमान चालक के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर हुआ V बराबर VBL, जिसमें V क्या है, तो चालक का वेग है, B एक समान चुंबकीय क्षेत्र और L है चालक की लंबाई। ये रहा गतिमान, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान, गतिमान चालक के सिरों के बीच विभवांतर फार्मूला। अब इसके बाद देखो फैराडे के प्रथम नियम की व्युत्पत्ति है, और उसके बाद तो हम म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन हम बताएंगे तुम लोगों को, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण बताएंगे। लेसन समाप्त हो जाएगा, उसके बाद 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। इस लेसन का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है सभी लोग लगा लेंगे, लगाते रहेंगे, नहीं आएगा पूछेंगे तो बताएंगे।